सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की क्लास इज़ गोइंग टू बी सुपर फन एंड सुपर इंटरेस्टिंग। आज हम 2025 के इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड अमेंडमेंट्स देखने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर आवर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स इंक्लूडिंग नाबार्ड एग्जाम, EPFO एग्जाम, EPFC एग्जाम और RBI एग्जाम, बिकॉज 2025 की स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द प्रेजेंट ईयर एग्जाम। सो आज की क्लास में हम ये सारी स्कीम्स डिस्कस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग PM विकसित भारत रोजगार योजना, EDLI अमेंडमेंट स्कीम, एमनेस्टी स्कीम, स्किल इंडिया प्रोग्राम, देन नेशनल स्कीम फॉर ITI अपग्रेडेशन एंड 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, देन प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, स्वामी फंड 2, अर्बन चैलेंज फंड, मॉडिफाइड उड़ान स्कीम, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत एंड जल जीवन मिशन एक्सटेंशन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज स्कीम्स। जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, वी आर ऑल गोइंग टू डिस्कस इट इन today's class. So please stay tuned to today's class. If you are new to this channel, please like, share and comment. Please join our Telegram channel for PDFs, and also you can join our Telegram discussion channel for any kind of doubts. So you can join our Telegram channel with the link given in the description below. So I have not included here agriculture schemes because a separate video was already made on budget schemes relating to agriculture. If you have not watched that video, you can watch that video for agriculture budget related schemes. So in today's class, we are going to cover various 13 we are going to cover 13 schemes and programs. So stay tuned till end of the video, and we shall begin with our first scheme, that is PM विकसित भारत रोजगार योजना. So PM विकसित भारत रोजगार योजना, that is PMVBRY. So please also remember this short form because exams में short form दे देते हैं and then we get confused that which scheme it is. अगर हमने स्कीम पढ़ी भी है but we are not able to guess कि कौन सी स्कीम है, it makes no sense, right? So आपको स्कीम पता होना चाहिए with short form में भी कि स्कीम का फुल फॉर्म क्या है. So PMVBRY stands for PM विकसित भारत रोजगार योजना. Now this scheme was approved by Union Cabinet on 1st of July 2025 with implementation slated from 1st of August 2025 through 31st of July 2027. यानी for 2 years, that is 1st of August 2025 to 31st of July 2027 इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है. सो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम. देन द बजट इज अप्रॉक्सीमेटली 99,446 करोड़ एंड स्कीम का एम क्या है? सो द स्कीम इज प्रोवाइडिंग रोजगार इज एम्प्लॉयमेंट. तो इस स्कीम का एम है टू क्रिएट ओवर 3.5 करोड़ जॉब्स इन 2 years इंक्लूडिंग अबाउट 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़. यानी कि इस स्कीम का एम आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रखना है बिकॉज MCQ फॉर्म में इट कैन बी आस्क्ड कि स्कीम का एम क्या है, हाउ मेनी जॉब्स इट इज़ वांटिंग टू क्रिएट. तो 3.5 करोड़ जॉब्स इन 2 years, और इन 3.5 करोड़ लोगों में अप्रॉक्सीमेटली 1.9 करोड़ पीपल वुड बी द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़, यानी जो फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे दे वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1.92 करोड़ पीपल. नाउ इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन कोलैबोरेशन विद EPFO, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ अब हम स्कीम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे. स्कीम के स्ट्रक्चर में 2 की कंपोनेंट्स है. पार्ट A इज़ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ एंड पार्ट B इज़ सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स. यानी हम दोनों की बात कर रहे हैं. सबसे पहले हम एम्प्लॉयज़ की भी बात कर रहे हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, राइट. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़. नाउ किसको ये स्कीम में बेनिफिट मिलेगा? हु ऑल आर एलिजिबल? सो मस्ट बी फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड अंडर EPFO, यानी उन्हें रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर EPFO. एंड द मंथली सैलरी शुड बी अप टू 1 लाख रुपीज़, यानी जिसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपीज़ तक है, दे ऑल आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम. द व्हाट इज़ अ बेनिफिट इज़ दैट a cash incentive equal to 1 month EPF wage capped at 15,000 rupees would be disbursed in 2 installments. यानी उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? उनको जो 1 मंथ का EPF वेज होता है उतना इंसेंटिव मिलेगा, बट मैक्सिमम इंसेंटिव जो मिल सकता है दैट इज़ 15,000 रुपीज़. एंड दिस वुड बी गिवन इन 2 इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वुड बी गिवन आफ्टर 6 months ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट वुड बी गिवन आफ्टर 12 months. बट देन देयर इज़ अ कंडीशन इज़ दैट उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत अपना जो सर्टिफिकेट कोर्स वॉट एवर वुड बी देयर वो कंप्लीट
कंप्लीट करना है. वंस दे कंप्लीट द फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम आफ्टर 12 मंथ्स उनको सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा उनके इंसेंटिव का. अ पोर्शन ऑफ दिस इंसेंटिव इज ऑल्सो प्लेस्ड इन सेविंग इंस्ट्रूमेंट, फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट to encourage savings. Now second component is support to employers. Now we are also providing support to employers जो employ कर रहे हैं, because उनके पास भी motive होना चाहिए to employ people, employment देने का. तो उनको क्या incentive मिलेगा जो employers होंगे? तो सबसे पहले covered is all sectors are covered and special focus is given to manufacturing sector. I'll tell you how कि special focus कैसे दिया गया है to manufacturing sector. First of all, let us see who all are eligible under this scheme. So they must be registered with EPFO, should hire more than or equal to 2 new employees अगर उनका स्टाफ 50 लोगों से कम का है तो, और अगर उनका स्टाफ 50 लोगों से ज़्यादा है तो एटलीस्ट उनको 5 या 5 से ज़्यादा नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा. एंड दैट एम्प्लॉयमेंट मस्ट सस्टेन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स. जो उन्होंने एम्प्लॉय को हायर किया है वो एटलीस्ट 6 महीने तक वहाँ काम करने चाहिए. एंड देन दे आर एलिजिबल फॉर इंसेंटिव. नाउ हाउ मच वुड बी द इंसेंटिव? अगर सैलरी और द EPF वेज इज़ अप टू 10,000 रुपीज़ देन इंसेंटिव मिलेगा 1,000 रुपीज़ का. अगर वेज 10,000 से 20,000 का है तो इंसेंटिव मिलेगा 2,000 रुपीज़ का. एंड अगर वेज 20,000 से 1 लाख रुपीज़ का है तो इंसेंटिव मिलेगा 3,000 का. और जिसका वेज 10,000 रुपीज़ से कम है तो इंसेंटिव ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपीज़ मिलेगा, बट इट वुड बी गिवन इन प्रपोर्शन टू देयर एक्चुअल वेज. सो दिस इज़ द इंसेंटिव स्ट्रक्चर एज पर फॉर एम्प्लॉयर्स. Now the duration of incentive is 2 years for all sector, but manufacturing sector को क्योंकि हम special support दे रहे हैं that I was telling you, तो 3rd और 4th year के लिए support दिया जाएगा still for manufacturing sector, but otherwise सारे sector के लिए 2 years का support would be given. Now this applies to job created between 1st of August 2025 to 31st of August 2027. It aims to generate 3.5 crore jobs with 1.92 crore for first time workers and remainder via employer incentive. This I have told you. Now if we talk about application of payment procedure कैसे होगा, तो employees और employers दो categories है इसमें. तो first of all employees को कैसे पैसा मिलेगा? employees को पैसा मिलेगा through direct benefit transfer into आधार linked bank account. यानी कि कोई separate application की ज़रूरत नहीं है. They can just be the eligibility is automatically determined upon creating a आधार linked यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वाया उमंग ऐप विथ EPFO रजिस्ट्रेशन. यानी उमंग ऐप के थ्रू जब वो अपना अकाउंट बनाएंगे और EPFO से रजिस्टर करेंगे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वुड बी प्रोवाइडेड इनटू द आधार लिंक बैंक अकाउंट. बट व्हाट अबाउट एम्प्लॉयर्स? उनको इंसेंटिव कैसे मिलेगा? तो उनको इंसेंटिव मिलेगा थ्रू देयर पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट. यानी सबसे पहले उनको कोड मिलेगा, कोड आएगा वाया श्रम सुविधा पोर्टल एंड देन दे कैन यूज़ EPFO एम्प्लॉयर पोर्टल. उसके बाद वो एक्यूरेटली फाइल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न मंथली एंड इंश्योरिंग करेक्ट ग्रॉस सैलरी डिटेल्स. उसके बाद पेमेंट्स उनके पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में आ जाएगा. मतलब फॉर एम्प्लॉयज़ दे आर पेड वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर थ्रू आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम एंड फॉर एम्प्लॉयर्स दे आर पेड डायरेक्टली इनटू पैन लिंक्ड अकाउंट्स. तो आपको इसका डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर कि एम्प्लॉयज़ का पेमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू हो रहा है एंड एम्प्लॉयज़ का पेमेंट फ्रॉम टू पैन लिंक्ड अकाउंट्स में हो रहा है. Now please solve some MCQs. I'm sorry, I could not erase this. 1 second. Yes, so the first question is, the only employees with EPF wages up to 15,000 rupees are eligible. The benefit is given in 2 installments, first after 6 months and then after 12 months. Completion of financial literacy program is mandatory for receiving second installment. So third statement is absolutely correct. Second statement is also correct, but first is wrong because EPF wages up to 1 lakh rupees are eligible. So answer becomes B, 2 and 3. Now second question is regarding part B of PMVBRY, which of the following statements are correct? First statement is employers with fewer than 50 employees must hire at least 2 additional employees to qualify. Incentive range from 1,000 to 3,000 per employee per month depending on the EPF wage. Then incentive for all sectors are restricted to maximum of 2 years. So this is wrong because manufacturing के लिए 3rd and 4th year are also eligible. उसके बाद this is right. Incentives are paid into PAN linked account of employers. So part B यानी कि employers वाला जो component है उनका जो incentive है वो PAN linked bank accounts में आ रहा है. And for part A that is for
एम्प्लॉयज़ उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है. सो आंसर बिकम्स 1, 2 and 4, दैट इज़ बी इज़ द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट स्कीम इज़ EDLI अमेंडमेंट स्कीम. यानी यहाँ पर क्या हुआ है 2025 में, हम लेटेस्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम पूरा स्कीम एकदम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. बट EDLI अमेंडमेंट में क्या हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम. नाउ ये क्या है, ये एक्चुअली बहुत ही पुराना स्कीम है, बट इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं. सो बिफोर अमेंडमेंट इंश्योरेंस कुड बी बिटवीन 2.5 लाख एंड 7 लाख डिपेंडिंग ऑन PF बैलेंस एंड सर्विस हिस्ट्री. यानी इंश्योरेंस अमाउंट कितना हो सकता है, इंश्योरेंस अमाउंट कैन बी 2.5 लाख टू 7 लाख डिपेंडिंग ऑन कि कितना क्या PF बैलेंस है. नाउ अभी चेंजेस क्या हुआ है 2025 में, तो 3 चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन 2025. सो फर्स्ट चेंजेस कि अगर मान लेते हैं कि PF का जो बैलेंस है वो काफ़ी छोटा है, तो भी उसके बाद भी जो नॉमिनी है उनको गारंटीड मिनिमम बेनिफिट मिलेगा 50,000 रुपीज़ का. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कि पहले क्या होता था, बिकॉज ऑफ लेस PF बैलेंस सम फैमिलीज गॉट लेस देन 50,000 रुपीज़ अगर वर्कर ने बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए काम किया है तो. बट नाउ गारंटीड उनको मिनिमम बेनिफिट मिलेगा ऑफ 50,000 रुपीज़. सेकेंड चेंजेस, ब्रेक इन सर्विस अप टू 60 डेज अलाउड. मतलब क्या होता था, अगर वर्कर ने जॉब छोड़ दिया है और दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिया है, बट देयर इज़ अ स्मॉल गैप इन बिटवीन, दैट इज़ ब्रेक. बट अब वो ब्रेक हो गया है तो डिसकंटिन्यूटी हो गया है एंड उसकी वजह से उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती थी. बट नाउ इफ़ द गैप इज़ ऑफ 60 डेज़, तो उसके बाद भी इसको अब कंटिन्यूस सर्विस की तरह ही काउंट किया जाएगा, उसको ब्रेक नहीं माना जाएगा. सो ब्रेक इन सर्विस अप टू 60 डेज इज़ नाउ अलाउड. नाउ थर्ड चेंजेस, कवरेज फॉर डेथ विद इन 6 months ऑफ लास्ट PF कॉन्ट्रीब्यूशन. यानी मान लेते हैं अगर किसी एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट करना बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया है, या तो वो लीव पर है विदाउट पे, या एम्प्लॉयर ने PF डिपॉजिट को डिले कर दिया है, या कुछ भी हुआ है, तो फैमिली को बेनिफिट नहीं मिलता था. बट नाउ व्हाट विल हैपन, अगर वो 6 months के अंदर उसकी डेथ हुई है, तो लास्ट PF कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद अगर 6 months के अंदर उनकी डेथ हुई है, तो भी फैमिली को EDLI स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे. सो कवरेज ऑफ डेथ विद इन 6 months ऑफ लास्ट PF कॉन्ट्रीब्यूशन. सो ये 3 चेंजेस किए गए हैं. प्लीज़ रिमेंबर, फर्स्ट इज़ गारंटीड मिनिमम पेंशन 50,000 रुपीज़. Second is break in service up to 60 days is allowed. Third is coverage for death within 6 months of last PF contribution. So now let us see the question that says EDLI provides life insurance to EPF members payable to their nominees in case of death while in service. Second is after 2025 amendment, guaranteed minimum benefit of 1 lakh rupees is ensured to all nominees. So you know this is wrong, क्योंकि guaranteed benefit जो मिलने वाला है that is 50,000 rupees. Break in service of up to 60 days will still be treated as continuous employment for EDLI eligibility. So this is right and first is also right. So answer becomes C, that is 1 and 3. Now एमनेस्टी स्कीम ऑफ 2025, ये हम PIB सेशंस में भी कर चुके हैं, बट वील स्टिल डू इट वंस अगेन. सो व्हाट इज़ एमनेस्टी स्कीम 2025? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अनाउंस्ड बाय एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड अप्रूव्ड इन 196th ESIC मीटिंग इन शिमला. फॉर्मली अनाउंस्ड ऑन 27th of June 2025. ये क्या करेगा, जो कोर्ट केसेस होते हैं रिगार्डिंग दिस, जो डिस्प्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग इंश्योरेंस, तो वो ये क्या करेगा, वो बैकलॉग कम कर देगा कोर्ट केसेस का, और ये यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेगा आउट ऑफ कोर्ट. सो द ड्यूरेशन इज़ 1st of October 2025 to 30th of September 2026. नाउ व्हाट आर इट्स की फीचर्स? जो सेटलमेंट है एडहॉक असेसमेंट्स का वो हो सकता है, जो एम्प्लॉयज़ है वो एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट दे के सेटल कर सकते हैं. ऑल्सो विड्रॉल ऑफ केसेस विद ड्यूज़ ऑलरेडी पेड, यानी अगर वो केसेस जहाँ पर ड्यूज़ ऑलरेडी पे कर दिया है तो उन केसेस को विड्रॉ किया जाएगा. द कंडीशन वुड बी एटलीस्ट 10% ऑफ डिस्प्यूटेड डैमेजेस पे किए हों. नाउ केसेस रिलेटेड टू कंप्लायंस डिलेज, अगर ESIC फाइल करता है केसेस फॉर नॉन सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स या डिलेड पेमेंट्स के लिए, और एम्प्लॉयर ने बट एम्प्लॉयर हैज़ सिंस कंप्लाइड, तो केसेस विड्रॉ किए जा सकते हैं विदाउट कोर्ट परमिशन. ऑल कोर्ट केसेस अप टू फाइल्ड अप टू 31st of March 2025 आर एलिजिबल. तो मार्च 31st 2025 तक के केसेस जो है वो एलिजिबल है.
Regional directors and sub-regional officers are empowered to handle withdrawals during the scheme. तो किसको पावर मिली है to handle withdrawals during the scheme? That is regional directors and sub-regional officers. Now, what are the features? So first is employers can settle ad hoc assessment by paying actual contributions where dues have already been paid. Dispute को settle किया जा सकता है after paying 10% of disputed damages. So this is right. And regional directors and sub-regional officers are empowered to process withdrawals under the scheme. So this is also absolutely right. So answer becomes D, that is 1, 2 and 3. Now the next scheme that we are going to cover is Skill India program. तो Skill India program को कैबिनेट का अप्रूवल मिला है 7th of February 2025. It is under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. It is a central sector scheme, यानी कि full contribution is coming from central government and the contribution that is coming is 8,800 crore rupees and it is being implemented from 2022-23 to 2025-26. Now you may ask कि अगर कैबिनेट का अप्रूवल मिला है 7 February 2025, how the implementation period is backward, that is 2022-23. It is so because यहाँ पर 3 components को merge किया गया है और वो components पहले के हैं. That is why the outlay the implementation period is 2022-23 to 2025-26. Now this is a Skill India program. तो इसका पर्पस होगा building a skilled future ready workforce that is aligned with industry, emerging technologies and global standards. Now this is ongoing scheme until 2026. अब इसमें कौन से components को merge कर दिया गया है? तो first is प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. Second is प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एंड थर्ड इज जन शिक्षण संस्थान स्कीम. तो इन तीनों कंपोनेंट्स को मर्ज कर दिया गया है अंडर द स्किल इंडिया प्रोग्राम. तो लेट अस सी फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. सो प्लीज़ रिमेंबर कि कौशल विकास योजना का जो टारगेट एज है दैट इज़ 15 to 59 years. What is included here? Training included है, short term training, special projects, recognition of prior learning, then transformational changes are included. उसके बाद you have to remember कि micro credential and NOS courses जिनका time duration है 7.5 hours to 30 hours is included. उसके बाद infrastructure फिर trainees को train किया जाएगा. Handbooks would be there that would be translated into regional languages. National pool of 1 lakh assessors and trainers would be there. Second is प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम. द टारगेट एज इज़ 14 to 35 years और यहाँ पर हम अप्रेंटिसशिप को सपोर्ट कर रहे हैं एंड अर्निंग वाइल लर्निंग. तो यहाँ पर क्या होगा 25% स्टाइपेंड जिसकी एक सीलिंग है दैट इज़ 1500 रुपीज़ पर मंथ. वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के वाया ट्रांसफ़र किया जाएगा. ऑल्सो एक्सपोजर टू इमर्जिंग फील्ड्स फोकस ऑन MSMEs वुड बी देयर. देन जन शिक्षण संस्थान स्कीम में टारगेट एजेस 15 to 45 years. यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं कम्युनिटी सेंट्रिक स्किलिंग पर स्पेशली फॉर वुमेन, रूरल यूथ एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल. Now our next initiative is National Scheme for ITI Upgradation and 5 National Centers of Excellence for Skilling 2025. Now this is a centrally sponsored scheme जो 7th May 2025 को जिसको अप्रूवल मिला है. The implementing agency is also Ministry of Skill and Development. Please don't get confused with above scheme. ऊपर वाली स्कीम डिफरेंट है, ये स्कीम डिफरेंट है. यहाँ पर आउटले है 60,000 करोड़ रुपीज़ का. अब क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है यानी स्टेट का भी शेयर होगा, सेंटर का भी शेयर होगा. सो सेंट्रल शेयर इज़ 30,000 करोड़ रुपीज़, स्टेट शेयर इज़ 20,000 करोड़ रुपीज़, इंडस्ट्रियल शेयर इज़ 10,000 रुपीज़ एंड जो सेंटर का शेयर है उसमें 50% शेयर यानी कि 15,000 करोड़ रुपीज़ विल कम फ्रॉम ADB एंड वर्ल्ड बैंक इक्वल शेयर. यानी 15,000 रुपीज़ में अभी 7,500 करोड़ एंड 7,500 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम ADB एंड वर्ल्ड बैंक ईच. Now, इसका ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफॉर्म ITIs into industry aligned aspirational institutes and establish national center for excellence for advanced skills. तो अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक तो upgradation of 1000 government ITIs will take place. तो प्लीज़ रिमेंबर 1000 government ITIs का upgradation होगा. 5 national center for excellence would be set up भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर एंड लुधियाना में.
Then industry-led special service vehicle model for planning and implementation, and over 5 years हमारा aim है to skill 20 lakh youth. तो प्लीज़ रिमेंबर कि 5 years के अंदर हम 20 lakh youth को skill करेंगे in high demand sectors. Right. Now next is Prime Minister's internship scheme. So it was launched on 3rd of October 2024 under Ministry of Corporate Affairs. तो यहाँ पर मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इंटर्नशिप की कॉर्पोरेट अफेयर्स. इट इज़ नॉट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट. वाई इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? बिकॉज हम कंपनीज जो CSR यानी कि जो कॉर्पोरेट सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज़ हैं वहाँ पर हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, इंटर्नशिप्स देना चाहते हैं. सो आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड 1 crore इंटर्नशिप ओवर 5 years टू इक्विप यूथ विथ रियल वर्ल्ड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड इन्हांस एम्प्लॉयबिलिटी. यहाँ पर हम 20 lakh यूथ को स्किल कर रहे थे ओवर 5 years. यहाँ पर हम इंटर्नशिप्स दे रहे हैं 1 crore यूथ को ओवर 5 years. सो प्लीज़ रिमेंबर द डिफरेंस. Now the pilot project was announced 1.25 lakh internship for financial year 24-25 जिसमें हमने 24 sectors को cover किया था. Now the some features are it is independent of other skill development, apprenticeship or student training schemes, and interns are placed in CSR active companies. CSR यानी corporate social responsibility companies. Now कौन अप्लाई कर सकता है? So Indian nationals जिनकी एज है 21 to 24 years and they are not employed or pursuing full time education, and education में हाई स्कूल हो सकते हैं, ITI में हो सकते हैं, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा या ग्रेजुएशन. बट कौन एलिजिबल नहीं है? सो ग्रेजुएट्स फ्रॉम IITs, IIMs, NLU ये सब, या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं CA, MBA, CA, CMA या ये सब एलिजिबल नहीं है, या फैमिली इनकम 8 लाख रुपीज़ से ऊपर है, या इंडिविजुअल्स अंडर अदर गवर्नमेंट स्किल अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम, या फैमिली मेम्बर्स ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये लोग एलिजिबल नहीं है. बट ये या इस कैटेगरी के पीपल आर एलिजिबल एंड द एज शुड बी 21 to 24 years. पार्टनर कंपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? टॉप 500 कंपनीज वुड बी सिलेक्टेड ओवर CSR एक्सपेंडिचर ओवर पास्ट 3 years. तो अब इसमें इंसेंटिव क्या मिलेगा? तो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 5,000 रुपीज़ का, जिसमें से गवर्नमेंट से आएगा 4,500 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ वुड कम फ्रॉम पार्टनर कंपनी. ऑल्सो ज्वाइनिंग ग्रांट या वन टाइम ग्रांट मिलेगा 6,000 रुपीज़ का. सो प्लीज़ रिमेंबर ये सारे इंसेंटिव्स या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेंगे फॉर 1 crore पीपल ओवर 5 years. Insurance coverage would also be provided under PM Jeevan Jyoti Bima Yojana and PM Suraksha Bima Yojana. Now the next article or the point or next scheme is mutual credit guarantee scheme for MSMEs. Now it was also launched in 2025. Implementing agency is National Credit Guarantee Trustee Company Limited under Department of Financial Services, Ministry of Finance. Now what it is, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? गारंटी कवर प्रोवाइड करना है ऑफ 60% फॉर क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू MSMEs. सो 60% का गारंटी कवर प्रोवाइड करना है, MSMEs को सपोर्ट करना है इन परचेसिंग इक्विपमेंट एंड मशीनरी. ऑल्सो फैसिलिटेट ईजी एक्सेस टू फाइनेंस फॉर लार्ज स्केल MSME प्रोजेक्ट्स. सो इसमें आपको याद रखना है दिस थिंग कि जो क्रेडिट फैसिलिटी है दैट इज़ अप टू 100 crore रुपीज़ एलिजिबल पर MSME and guarantee coverage is 60% of sanctioned loan. एलिजिबल बोरोअर्स में रजिस्टर्ड MSME होनी चाहिए विद वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, मस्ट नॉट बी एन NPA विद एनी लेंडर, मिनिमम कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट शुड बी 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट. और ये सारे एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं. नाउ इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म. सो MLI सैंक्शन लोन टू MSMEs. MLI stand for Member Lending Institutions and NCGTC confirms the guarantee coverage. So maximum credit guarantee coverage is 100 crore and कितना guaranteed है? 60% is guaranteed and also 75% of project cost जो है, minimum cost जो है वो 75% of project cost होनी चाहिए equipment की. Then Bharat Forecasting System. So please remember that Bharat Forecasting System was launched on 26th of May 2025 by Ministry of Earth Sciences and it has been developed by Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune. Now इसके की फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाई स्पेशल रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है. इट इज़ ऑपरेटिंग ऑन 6 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर ग्रिड, मेकिंग इट वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फॉरकास्टिंग मॉडल.
नाउ ऑल्सो एडवांस कंप्यूटेशनल पावर है, यूटिलाइजेज अर्का सुपर कंप्यूटर with 11.77 petaflops processing speed and 33 petabytes of storage. So just please remember कि ये 6 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर के ग्रिड पर काम कर रहा है. इट इज़ यूटिलाइजिंग अर्का आ सुपर कंप्यूटर. ऑल्सो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में कवरेज दे रहा है बिटवीन 30 डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड ऑल्सो हैज़ इन्हेंस्ड फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज़. उसके बाद स्वामी फंड 2. तो स्वामी फंड का फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड 2.2. यानी यहाँ एक फ़ंड बनाया गया है टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग, ताकि हम जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो रुक गए हैं हमारे, या जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो मिडिल इनकम सेगमेंट में है, तो हम उनकी हेल्प कर सकें. द टोटल एलोकेशन इज़ 15,000 करोड़ रुपीज़ एंड इट इज़ मैनेज बाय SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. Target is to complete 1 lakh housing unit that are currently stalled, and financing model is की blended finance facility with contribution from government, banks and private investors. Focus area would be RERA registered and tier 2 and tier 3 cities are significant focus, और हमारे 40% जो projects हैं वो इन्हीं एरिया को टारगेट कर रहे हैं. अब एक और फंड है दैट इज़ अर्बन चैलेंज फंड. अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ का कॉर्पस है एंड ये फंड प्रोवाइड कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है सिटीज़ को एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स. फंडिंग कैसी है? गवर्नमेंट फाइनेंसेस अप टू 25% ऑफ बैंकेबल प्रोजेक्ट कॉस्ट विद एटलीस्ट 50% कमिंग फ्रॉम बैंक लोन्स, बॉन्ड्स एंड PPPs. नाउ इसका एलोकेशन इस ईयर के लिए 10,000 करोड़ रुपीज़. सो प्लीज़ रिमेंबर स्वामी फंड का कॉर्पस इज़ 15,000 रुपीज़ एंड अर्बन चैलेंज फंड का कॉर्पस इज़ 1 लाख करोड़ रुपीज़. स्वामी फंड जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है और अर्बन चैलेंज फंड जो है वो सिटी रीडेवलपमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसलिए इसका कॉर्पस इतना बड़ा है. सो प्लीज़ रिमेंबर द कॉर्पस ऑफ बोथ द फंड्स. नाउ मॉडिफाइड उड़ान स्कीम. तो उड़ान मतलब है उड़े देश का आम नागरिक. दैट वाज लॉन्च इन द ईयर 2016. पहली फ्लाइट थी फ्रॉम शिमला टू दिल्ली इन 2017 एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें जो एयर ट्रेवल है हमको उसकी कॉस्ट कम करनी है, अफोर्डेबल बनाना है, स्पेशली फॉर टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़. तो नाउ दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ उड़ान स्कीम. एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना है, टूरिज्म प्रमोट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करना है. ऑल्सो वी वांट टू एनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन एविएशन थ्रू अ मार्केट ड्रिवन अप्रोच, राइट. सो इसलिए हमने सबसे पहले उड़ान 1.0 लॉन्च किया था इन द ईयर 2017. फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो अप्रैल 27, 2017 में शिमला टू दिल्ली गई थी. इट कवर्स 5 एयरलाइन ऑपरेटर्स एंड ये सब उसमें कवर्ड था. यू डोंट हैव टू रिमेंबर, वो उड़ान 1.0 था. फिर उड़ान 2.0 आया 2018 में. हमने और ज़्यादा एक्सपेंड करा 273 अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स. उसके बाद 3.0 आया 2019 में, जहाँ पर हमने टूरिज्म रूट्स को भी इंट्रोड्यूस करा इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. यानी 3 में हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को भी अंदर लेकर आए. हमने नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी ध्यान दिया. उसके बाद उड़ान 4.0 आया 2020 में, जहाँ पर हमारा फोकस था हिली रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड आइलैंड टेरिटरीज. नाउ द उड़ान 5.0 सीरीज़ इज़ गोइंग ऑन. तो 5.0 आया अप्रैल 2023 में, जहाँ पे हमारा फोकस था ऑन कैटेगरी 2, दैट इज़ जहाँ पर 20 to 80 सीट्स एंड कैटेगरी 3 मोर देन 80 सीट्स एयरक्राफ्ट्स, राइट. डिस्टेंस कैप वॉज ऑल्सो देयर 600 किलोमीटर. इट वॉज रिमूव टू अलाउ लॉन्गर रूट्स, यानी हमने लॉन्गर रूट्स पे भी ध्यान दिया. फिर उड़ान 5.1 केम, जहाँ पर हमने हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया. उसके बाद 5.2 केम, जहाँ पर हमने स्मॉल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया. हमारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी वॉज द एम. उसके बाद उड़ान 5.3 एंड उड़ान 5.4 केम, जहाँ पे हमने क्या किया, सारी एयरलाइन कैटेगरीज के लिए खोल दिया, एम्ड एट रिवाइविंग कनेक्टिविटी ऑन स्ट्रैटेजिक रूट्स. नाउ उड़ान 5.5, इस पर हमने क्या करा है, हमने सी प्लेन ऑपरेशंस को भी इंक्लूड करा है.
with bids invited for 50 plus water bodies, enhancing multimodal regional access. Now what has happened, मॉडिफाइड उड़ान स्कीम एक इन्हेंस्ड वर्जन है इस स्कीम का, जहाँ पर हम और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं अफोर्डेबल एयर ट्रैवल. तो बजट के अकॉर्डिंग इट सीक्स टू कनेक्ट 120 न्यू डेस्टिनेशंस फॉर एडिशनल 4 करोड़ ऑफ पैसेंजर्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस डेटा कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में यानी अगले 10 साल में 120 नए डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करने का एंड 4 करोड़ एडिशनल पैसेंजर्स को हमें ये कैरी करने का जो एक एम है, दैट इज़ गिवन इन आवर यूनिट बजट ऑफ 2025-26. नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत. सो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत का मतलब है कि सम टारगेट्स हैज़ बीन गिवन इन यूनियन बजट ऑफ 2025-26 न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड. तो अभी प्रेजेंटली अगर हम जनवरी 2025 की बात करें तो आर न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी इज जस्ट about 8 gigawatt. We want to expand it to 100 gigawatt by 2047. So please remember the targets. This is very important. Our target is to take nuclear capacity to 100 gigawatt by 2027. पर्पस क्या है न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने का? फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एक्सेट्रा. ऑल्सो ये हमारे विकसित भारत मिशन के साथ अलाइन करता है, क्योंकि हमारा एम है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बाय 2030, 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एंड नेट ज़ीरो बाय 2070. उसके बाद आपको 2 टारगेट्स याद रखने हैं. फर्स्ट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और उसके बाद है भारत स्मॉल रिएक्टर्स. तो बस आपको इसकी रेंज और टारगेट याद रखना है. सो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वी आर वांटिंग टू बिल्ड, तो इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए हैं एंड वी वांट कि एटलीस्ट 5 इंडिजीनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हम ऑपरेशनल बना दें बाय द ईयर 2033. नाउ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वो रिएक्टर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी जो है वो 30 मेगावाट से 300 मेगावाट के बीच में है. तो वो जो रिएक्टर्स होते हैं वो होते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जिनको काफ़ी शॉर्ट एरिया में भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि बड़े रिएक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड होकर बनते हैं. इनकी लोअर कॉस्ट होती है, शॉर्टर कंस्ट्रक्शन टाइम होता है, फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट होता है एक्सेट्रा. इंडियाज़ की एक्सपर्टीज़ है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में, और ये हमें एक बेस प्रोवाइड करता है ताकि हम इंडिजीनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकें. नाउ देयर आर ऑल्सो भारत स्मॉल रिएक्टर्स. भारत स्मॉल रिएक्टर्स की रेंज है 220 मेगावाट एंड दे आर अपग्रेडेड फॉर कॉम्पैक्टनेस, यानी इनमें और ज़्यादा रिड्यूस लैंड एंड कूलिंग नीड्स है विच इज़ सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूज़. तो आपको याद रखना है भारत स्मॉल रिएक्टर्स 220 मेगावाट एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स 30 to 300 मेगावाट कैपेसिटी. Now, Government of India has launched this mission with goal of how much nuclear power? So 100 gigawatt and allocation कितना हुआ है small modular reactors के लिए? So 20,000 crore has been allocated. Now next is जल जीवन मिशन एक्सटेंडेड. यानी जल जीवन मिशन जो है वो 2019 में लॉन्च हुआ था, क्योंकि हमें फंक्शनल टैप वाटर प्रोवाइड करना था बाय 2024. नाउ इस 2024 के एम को हमने एक्सटेंड कर दिया है टू 2028. अब आपको क्या याद रखना है इसमें? आपको सबसे पहले ये याद रखना है, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2019 में तो सिर्फ 16% लोग ऐसे थे जहाँ पर उनके पास टैप वाटर था. अभी कितने लोग हो गए? अभी 80% ऐसे लोग हैं, 80.95% ऐसे लोग हैं जहाँ पर टैप वाटर है. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस डेटा. उसके बाद अब ये टारगेट वो हमने एक्सटेंड कर दिया है बाय 2028. 67,000 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन एलोकेटेड. अब 80.95% जो लोग हैं अब उनके पास जो है वो टैप वाटर है. आर की फोकस इज़ ऑन क्वालिटी, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, जन भागीदारी. प्रोग्रेस हुआ है. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी 72% कवरेज हो गया है. अब इन स्कूल्स द कवरेज हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू 90% और आंगनवाड़ीज़ में 86%. यानी अब हमें कुछ और बस मेजर्स लेने हैं, जैसे ग्रे वाटर मैनेजमेंट, रिचार्ज, रीयूज़ एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो हमने इस मिशन को एक्सटेंड कर दिया है टू 2028. पहले इसका टारगेट था 2024 का. अभी प्रेजेंटली 80.95% हाउस होल्ड्स के पास टैप वाटर पहुँच गया. सो इन नेक्स्ट 3 years वी एम टू डू इट एट 100%. सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द स्कीम, ऑल द डिटेल्स दैट वर अनाउंस्ड और ऑल द अमेंडमेंट्स दैट टुक प्लेस इन 2025. Please like, share and comment. Ask your doubts in the comment section or in the Telegram channel. Thank you for watching.